आज की क्लास में हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में बात करेंगे और इस नामकरण के अंतर्गत हम दो पद्धतियाँ रूट पद्धति और IUPAC नामकरण पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना आज का कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या लिखा है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसकी दो पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति को हम बोलते हैं रूट पद्धति और जो दूसरी जिसके आधार पर वर्तमान में जो नामकरण किया जाता है वो आपका IUPAC पद्धति। ठीक है। रूट पद्धति की बात करें तो इसमें यौगिक का नामकरण या तो उसके प्राकृतिक स्रोत या गुण के आधार पर दिया गया है और IUPAC पद्धति जिसके आधार पर जितने भी आपके कार्बनिक कंपाउंड है उनके नाम लिखने के जो तरीके उनके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। IUPAC का पूरा नाम तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कौन सी पद्धति स्टार्ट करते हैं? रूट पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो कभी कभार जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये भी चेक, बहुत बार बच्चे क्या कहते हैं नामकरण में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब भी आपको किसी कंपाउंड का नामकरण दिया जाए तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो कौन सा नामकरण पूछा है, रूट पद्धति के आधार पर या IUPAC पद्धति के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं रूट पद्धति, ट्राइबल पद्धति मेथड कहते हैं कि इसमें यौगिक का नामकरण प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता है। इसमें यौगिकों का नामकरण है वो या तो उसके प्राकृतिक स्रोत किसके आधार पर वो प्राप्त हो रहा है या उसके गुण के आधार पर किया जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल समझें। जैसे आप सभी जानते हो CH4 को हम क्या बोलते हैं? मेथेन। लेकिन नॉर्मली भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? मार्स गैस। अब इसका मार्स गैस कहाँ से नाम आया? क्योंकि जो दलदली स्थानों से ये मेथेन गैस प्राप्त होती है और दलदली स्थान के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग होते हैं? मार्स शब्द का प्रयोग करते हैं। इस कारण से CH4 को क्या नाम दिया गया? मार्स गैस दिया गया। दूसरी हम बात करें CH3OH। नॉर्मली आप मेथिल एल्कोहल बोलते हो लेकिन इसका नाम दिया जाता है कास्ट एल्कोहल। अब आप सोचो कास्ट शब्द कहाँ से आया? तो जो मेथेनॉल CH3OH है उसको सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया। इस कारण से लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया। तीसरा अगर हम बात करें CH3COOH। क्या लिखा है? CH3COOH क्या नाम होता है इसका नॉर्मल भाषा में? एसिटिक अम्ल। क्या लिखा मैंने? CH3COOH एसिटिक अम्ल। अब ये कह दो, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो एसिटिक अम्ल है वो सिरका में पाया जाता है। तो सिरका का जो लैटिन नाम है वो एसिटम है। सिरका का लैटिन नाम क्या होता है? एसिटम। और वहाँ से क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि सिरका का लैटिन नाम एसिटम होता है। सिरका का लैटिन नाम क्या होता है? एसिटम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें HCOOH क्या बोलते हैं इसको नॉर्मली भाषा में? हम फॉर्मिक अम्ल। क्या कहता है? फॉर्मिक अम्ल। तो ये फॉर्मिका चेट्टी के आसवन से प्राप्त किया गया था। फॉर्मिका चेट्टी के आसवन से प्राप्त किया गया। इसके बाद एक और बात करें यहाँ पे तो CH3 CH OH COOH
CH3 CH OH COOH, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या कहा जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टम, लैक्टम का मतलब क्या होता है आपका? दही। तो लैक्टम से प्राप्त किया गया है, लैक्टम से प्राप्त, लैक्टम मतलब जब दही, या नॉर्मली आप इसके लिए दूध शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं अपने। तो दूध मतलब दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टम। तो ये इनके किस आधार पर हमें प्राप्त हुए, या इनके गुण के आधार पर हमने ये इनके नाम दिए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ विषय नॉर्मली बात करते हैं कि जब कार्बनिक यौगिकों का, और विशेषकर हम बात करें एल्केन, एल्किन और एल्काइन का, जब हम सामान्य नामकरण करते हैं तो आपको 3 शब्द पढ़ने को जरूर मिलते होंगे। एक तो एन, एक आइसो और एक नियो, और इनका क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि एन, आइसो और नियो शब्द का मतलब क्या है। इसका भी पर स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब देखो यहाँ एन, आइसो और नियो को मैं समझाता हूँ। जब हम साधारण नामकरण की बात करें या आईपीसी नामकरण की बात करें तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा अपना, कि देखो यहाँ से आप एक शब्द समझे कि एन का मतलब क्या होता है। जब कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है या अशाकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? एन। तो बिल्कुल याद होना चाहिए अशाकित हाइड्रोकार्बन। अशाकित का मतलब जहाँ कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। इसके बाद एक शब्द आता है आपका आइसो। क्या आता है? आइसो। क्या लिखा है? आइसो। तो आइसो को याद करने का तरीका और रहेगा आपका कि अगर जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाए सी, इस प्रकार से, जहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगी नॉर्मली इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम CH3 CH CH3, और ये जिसमें ये स्ट्रक्चर आती है सादा नामकरण में उसके नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं? आइसो। और एक शब्द आपको और पढ़ने को मिलता है नियो। किसकी बात करें? नियो की। तो नियो के लिए हम क्या करते हैं? CH3 C और यहाँ कार्बन की वैलेंस। अगर ये स्ट्रक्चर है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? नियो की। इसके रूप में रिप्रेजेंट करें तो CH3 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 CH2, ये होता है नियो। ठीक है। तो एन, आइसो और नियो के लिए याद रखना कि जब कार्बन की सीधी श्रृंखला हो जैसे इस प्रकार से, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। और जब CH3 CH CH3 हो तो आइसो, और ये स्ट्रक्चर है तो नियो शब्द का प्रयोग करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जब हम साधारण और आईपीसी नामकरण की बात करेंगे तो सबसे बड़ा बच्चों की कन्फ्यूजन ये आता है कि सर जैसे आपने ये CH3 लिखा है, इसको हम मेथिल बोलें या मेथेन कहें, कहाँ पे? या C2H5 लिखा है तो इसको एथिल कहें या एथेन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक तो होता है एल्किल और एक होता है एल्केन। उसके अलावा एन, आइसो, नियो शब्द बार बार आएगा। इसके अलावा 2 शब्द आपको पढ़ने को और मिलेगा, एक तो द्वितीयक और एक तृतीयक शब्द। 2 ये और 3 ये, इनमें बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और नॉर्मली अपने को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उससे आप ये इजीली समझ पाओगे। स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब देखो हम बात करें आगे कि यहाँ से जब हम नामकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है एल्केन। क्या लिखा है? एल्केन। जब हमें किसी भी नाम में एल्केन से क्या बनाना हो? एल्किल बनाना हो। क्या लिखा हमने? एल्केन और एल्किल, दोनों में समझना। इसमें जो नाम सेम है, यहाँ पर एल्क प्लस एन शब्द आता है और यहाँ पर क्या आएगा? एल्क प्लस इल शब्द आता है। क्लियर है? तो ये एल्केन, ये एल्किल। अब सुन लेना, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन H माइनस किया है तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो एल्किल बनेगा, और एल्किल में एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो एल्केन बनेगा। अब वो एल्केन का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था? CnH2n+2 होता है। एल्किल में एक हाइड्रोजन कम होगा तो 2 की जगह कितना कर दो? 1।
CnH2n+1। अब यहाँ पर एक विशेष बात कि जो एल्किल होता है उसको हम R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी इस प्रकार से एक वैलेंसी फ्री होती है। एल्किल को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी एक वैलेंसी क्या होती है? फ्री होती है। अब देखो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल माइंड में बात सेटअप होनी चाहिए। एल्केन का मतलब एल्क प्लस एन, CnH2n+2 होगा। एल्केन से जब एक H बाहर निकाल देंगे, आउट कर देंगे तो एल्किल बनेगा। एल्किल का क्या होगा? एल्क प्लस इल CnH2n+1 होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से मैं सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं कि जब कार्बन, जैसे मैंने नाम लिखा मेथेन, ऐसा समझते हैं यहाँ पे CH4, कार्बन कितना है? एक कार्बन के लिए मेथ, और ये एल्केन वाला है तो क्या हो जाएगा? मेथेन। अब एल्केन से एल्किन बनाना है तो मेथेन से क्या बनेगा? मेथिल। तो मेथिल का मतलब क्या होगा? एक H कम होगा, तो इसमें से 4 में से एक H कम कर दो तो क्या होगा? CH3, और एक H बाहर निकालोगे तो इसकी एक वैलेंसी क्या रहेगी? फ्री रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? मेथिल। तो बात क्लियर होनी चाहिए। CH4 को क्या बोलेंगे? मेथेन। CH3 वैलेंसी को, CH3 वैलेंसी के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? मेथिल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से देखो नंबर 2 समझना, यहाँ पे दो कार्बन में बनेगा एथेन। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2S6। दोनों कार्बन को मैंने एक साथ जोड़ दिया, C2S6, या इसको आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो CH3 एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। CH2S6 C2S6 या CH3 अब ये क्या है? दो कार्बन, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़े 6, तो एल्केन है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एल्केन को हमें कैसे याद करना है, तो इसको C2S6 या CH3 को हम क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो इससे एक H बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? C2H5 वैलेंसी, और CH3 से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दोगे तो CH3CH2। क्लियर है? दोनों सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। इसमें दोनों कार्बन अलग अलग है, इसमें दोनों कार्बन साथ में। तो C2H6 एथेन कहलाएगा, CH3 भी क्या कहलाएगा? एथेन। अब इसको चाहो तो आप क्या ले सकते हो? C2H5 वैलेंसी, CH3CH2 वैलेंसी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एथिल हो गया। कोई कन्फ्यूजन यहाँ होना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में आ जाए एथिल तो C2H5 भी एथिल होगा और CH3CH2 भी क्या होगा? एथिल होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद देखो मेथेन, एथेन, कम से कम हमें ज़्यादा भी नहीं है तो 4 से 5 कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। 4 से 5 कार्बन तक ये सबके नाम अपने को आने चाहिए। बार बार ये शब्द अपने लिए काम में आएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में फिट कर लो कि जब तक हम पढ़ें साइंस तब तक ये चीज़ अपनी बाहर नहीं जाए। स्क्रीनशॉट लें जल्दी। अब देखो इसके बाद ये 2 कार्बन के लिए हो गए। अब 3 कार्बन में थोड़ा सा आपको चेंज है, जो शब्द है वो बता रहा हूँ वो याद आपको करने, समझना। यहाँ पे जो 3 कार्बन है, कार्बन 3, तो 3 कार्बन में क्या होगा? 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन, 3 का डबल 6, 6 2 8। ठीक है? अब इसकी संरचना बना के लिखते हैं। CH3 CH2 CH3 सेम हो गया। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब देखो हमें पता है कि जब एल्केन से एक H हटाएंगे तो एल्किल बनेगा, तो प्रोपेन से जब हाइड्रोजन को हटाएंगे, प्रोपेन से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपिल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपिल बनेगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन देखो, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो चाहे आप यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ एक ही बात है, लेकिन यहाँ CH2 है तो आपके पास 2 कंडीशन है। आप हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते हो और यहाँ से भी, तो उन दोनों कंडीशन में अलग है। अगर आपने हाइड्रोजन यहाँ हटाया तो देखो क्या कंडीशन होती है? CH3 CH2 अब मैंने कहा कि मैं हाइड्रोजन यहाँ से न हटा के इस कार्बन से हटाऊंगा तो क्या कंडीशन है? CH3 वैलेंसी। क्लियर है? कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो या तो वैलेंसी ऊपर रिप्रेजेंट कर दूँ या वैलेंसी को क्या कर दिया? नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। सही है बिल्कुल। अब देखो कुछ बच्चों को इसको कन्फ्यूजन होता है, तो एक तरीका है कि CH3 को तो हम ले लेते हैं नीचे, इस वैलेंसी को क्या करते हैं सामने, कि जिससे थोड़ा पढ़ने में और समझने में ईजी आए। तो इसी कंपाउंड को मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ CH3 CH CH3
क्लियर है? अब सुना, जब कार्बन दो होते हैं, पहले कार्बन में मेथेन से मेथिल, मेथिल एथेन से एथिल, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे प्रोपेन से प्रोपिल बना, दोनों में अंतर आ गया। देखो यहाँ 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, मैंने कहा जब कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो उसके नाम क्या आगे क्या लगाते हैं? एन। एन शब्द का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सीधा, नॉर्मल का मतलब सीधा। तो जो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो आपने क्या लगा दिया? एन। और 3 कार्बन से क्या बन गया? प्रोपिल। क्या बन गया? प्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल, एन प्रोपिल। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सर ये क्या गया? जो इसमें वैलेंस से नीचे, ये इसको हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था आइसो, आइसो में सेम कंडीशन ही आई थी, आइसो के अंदर सेम कंडीशन ही आई थी। हाँ, इसके आगे कुछ भी जोड़ा हमें कोई मतलब नहीं है। इसका एक तरीका मैंने ये बता रखा है कि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हो? CH3। अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे अगर CH3 जुड़ा है तो उसके नाम के आगे, उसके नाम के आगे हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? आइसोप्रोपिल। तो यहाँ आपके माइंड में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, लेकिन जैसे ही प्रोपेन आएगा, क्या आएगा? प्रोपेन, तो वो क्या बनाएगा? एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। क्लियर है? ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में बैठ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन? 4। तो इससे 4 रूप बनेंगे। प्रोपेन से प्रोपिल में 2 बनते हैं और ब्यूटेन से जब ब्यूटिल बनाओगे तो कितने प्रकार के ब्यूटिल बनेंगे? आपके 4 प्रकार के ब्यूटिल बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें। अब देखो जब 4 कार्बन में आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा भी कुछ कन्फ्यूजन होगा और समझने लायक पॉइंट भी है। देखो यहाँ पे हम बात करें कि 4 कार्बन का मतलब 4 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो C4H10 हो गया। अब यहाँ पर हम एक शब्द बात करते हैं समावयवी या समावयवता। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टॉपिक को मैं अलग से पढ़ाऊंगा उस समावयवता को। एक बार आपको याद रखना, ब्यूटेन होता है, C4H10 को आप क्या बोलते हो? ब्यूटेन कहते हैं। इस ब्यूटेन के 2 समावयवी पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया पेंटेन के लिए कि पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? 3, हेक्सेन के होते हैं 5। लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक बार बात हम किसकी कर रहे हैं? समावयवी कैसे बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। एक बार इतना से याद होना चाहिए, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2, पेंटेन के समावयवी होते हैं 3, और जो हेक्सेन होता है उसके समावयवी कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसको अलग से नोट कर लो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक के ऊपर नोट कर लो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2, पेंटेन के कितने होते हैं? 3, हेक्सेन के कितने होते हैं? 5। तो अब ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। और दूसरे समावयवी को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2। अब समावयवी का मतलब उनका अणुसूत्र बिल्कुल समान होगा। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब देखो इन दोनों की स्ट्रक्चर बनानी है। देखो एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब कार्बन की सीधी श्रृंखला। तो चारों कार्बन क्या होंगे? सिद्ध में होंगे। तो कंडीशन क्या होगी? 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया आपका एन ब्यूटेन। CH3, CH2, CH2, CH3, ये तो गया एन ब्यूटेन। अब हम बात करें किसकी? आइसोब्यूटेन की। तो आइसोब्यूटेन में क्या होता है कि आइसो वाली स्ट्रक्चर आएगी। अब आइसो वाली स्ट्रक्चर कैसे थी? CH3, CH, CH3। अब हमें पता है ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं? 4, तो एक कार्बन आगे वो जोड़ दो तो ये CH3 हो गया। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ठीक है। अब ब्यूटेन से जब ब्यूटिल बनाएंगे तो 4 ब्यूटिल बनेंगे, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि सर द्वितीयक और तृतीयक का मतलब क्या है। देखो समझना, एक मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो एक होता है 1 डिग्री कार्बन, एक होगा 2 डिग्री कार्बन, एक होता है 3 डिग्री कार्बन और एक होता है 4 डिग्री कार्बन।
1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है प्राथमिक कार्बन, 2 डिग्री का मतलब होता है द्वितीयक कार्बन, 3 डिग्री का मतलब होता है तृतीयक कार्बन, और 4 डिग्री का मतलब होता है चतुर्थ कार्बन। अब यहाँ से समझो मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री का मतलब होता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 से जुड़ा तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा तो 3 डिग्री, और 4 से जुड़ा तो चतुर्थ डिग्री या 4 डिग्री होता है। जैसे एक श्रृंखला बनाते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक स्टिक से बना दी, देखो ये कार्बन है, देखो यहाँ पे ये कार्बन केवल इस एक से जुड़ा हुआ है और किसी से नहीं जुड़ा हुआ। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एक से, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन होगा? 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन को आप गौर से देखो, ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को गौर से देखो, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से, कैसे? 1, 2 और 3। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है वो कितना डिग्री कार्बन हुआ? 3 डिग्री कार्बन। तो सीधे से बताइए एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है वो कहलाएगा उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे इस कार्बन की बात करूं, ये केवल 1 से जुड़ा हुआ है, इससे, ये केवल 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। अगर अब बात करें ये बीच वाला, ये देखो कितने से जुड़ा हुआ, कमेंट्स में देख कितना डिग्री कार्बन होगा। देखो ये 1, 2, 3 और 4, तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। ये देखोगे तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। उम्मीद है ये चीज़ जो मैंने बताई वो समझ में आ गई होगी। जब एक कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ था तो 1 डिग्री कार्बन हो तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? प्राथमिक कार्बन। अगर 2 से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, तो वहाँ पर हम शब्द का प्रयोग करेंगे द्वितीयक कार्बन। और अगर 3 से जुड़ा हो तो तृतीय कार्बन, और 4 से जुड़ा हो तो चतुर्थ कार्बन होगा। इतनी बातें अपने को समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं मिटाऊंगा यहाँ पे, और साइड में आपका लिखा होगा तो आपको याद रहेगा कि किसको इसका मतलब क्या है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले इतनी सी चीज़ का, और उसके बाद हम इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए, इनका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं क्या लिखा है, N-ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। 4 कार्बन की स्थिति श्रृंखला है, ब्यूटेन बनेगा, इसका नाम दे दिया N-ब्यूटेन। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है कि इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, कोई परेशानी नहीं है, इधर CH2 और यहाँ पे CH2। तो आपने क्या किया, एक बार हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया और दूसरी बार हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया। तो एक बार आप हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और दूसरी बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या कंडीशन आएगी? CH3, CH2, 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 सीधी बात है। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन कहाँ से हटाया? यहाँ पे, तो कंडीशन क्या होगी आपकी? CH3, CH2, CH, वैलेंसी CH3। क्लियर बात? आप समझो, ये 4 कार्बन की स्थिति श्रृंखला है, ब्यूटेन से ब्यूटिल बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N-ब्यूटिल, ठीक है। अब इस पे आओ, इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था कि ज़्यादा समझने के लिए क्या इजी होगा कि CH3 को इधर लिख दिया, वैलेंसी को उधर कर दो, कोई अंतर नहीं है इसमें। CH3, CH2, CH, CH3, वैलेंसी। क्लियर बात? CH3, CH2, CH, वैलेंसी, समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पे कि ये कौन सा रूप हुआ। आप कहोगे बेटा सर ये आइसो हो गया। आइसो नहीं बेटा, मैंने आइसो के लिए क्या कहता है कि अंतिम से पहले वाले पर, अगर यहाँ CH3 होता तब आइसो होता, ये उससे आगे वाले पे। तो अब एक गौर देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इससे और एक इससे। ये समझ लो कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। देखो अगर CH3 यहाँ पे होता तब तो हम आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इधर है तो आइसो तो नहीं होगा। अब देखो इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए हैं?
2 जुड़े हुए, कितने जुड़े हुए? 2, एक ये और एक ये 2, तो 2 के लिए इसका मतलब ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन हुआ? 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन को बोलते हैं द्वितीयक, और ब्यूटेन से बना तो ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल। अब द्वितीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो बहुत बार द्वितीय के स्थान पे केवल आपको ये सेकेंडरी ये लिखा होना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पर, ये तो गया एन ब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन से देखो, तो एक बार क्या किया, एक बार हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिया, तीसरा सजना, और चौथी बार हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये सब ब्यूटेन से बना, तो एक बार हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिया और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाया। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2 बन गया ये। और इसमें देखो हाइड्रोजन यहाँ से हटा रहा हूँ, CH3 CH3 CH3। अब देखो समझने के लिए, इस CH3 को तो मैंने शिफ्ट कर दिया इधर और इसको इधर कर दिया वैलेंसी को, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? CH3 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 वैलेंसी। क्लियर है? अब देखो इसमें तो समझ में आना चाहिए कि अंतिम से पहले वाले कार्बन पे CH3 है। देखो अंतिम का मतलब क्या हुआ? आप इधर से देखोगे तो ये सबसे लास्ट वाला कार्बन होगा, इधर से देखेंगे तो ये सबसे लास्ट वाला कार्बन होगा, तो ये हो गया सेकेंड लास्ट अंतिम। तो अंतिम से पहले वाले कार्बन पर अगर CH3 जुड़ा तो हम क्या बोल सकते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल। इसमें देखो अब इसका नाम क्या है? आप कहोगे सर नियो। बेटा पहली बात सुन लेना, ये जो नियो शब्द आता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नियो शब्द की। नियो शब्द का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। नियो तभी बनेगा जब कार्बन की संख्या कम से कम कितनी हो? 5। और नियो के लिए एक बात याद कर लेना, इसमें जो ये कार्बन होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और यहाँ पर आगे कार्बन होगा 1 2 3 4, जबकि इसमें ये कंडीशन है, तो ये नियो नहीं है। पहली बात क्लियर करना। अब नियो नहीं है तो क्या? देखो ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। बीच वाला 3 से जुड़ा, तो 3 के लिए 3 डिग्री, और 3 डिग्री है तो क्या बोलेंगे? तृतीयक। तो इसका नाम क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल। अब चाहे कोई से हो, आपकी ये बात में क्लियर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इतना बताने का मतलब क्या था कि एन से देखो, मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल। प्रोपेन है तो 2 रूप बनेंगे, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। और ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 2 बनते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन से देखा जाए तो 4 रूप बनेंगे, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। इसी प्रकार से जब हम पेंटेन की बात करते हैं, किसकी? पेंटेन की, तो उसमें 5 रूप बनते हैं, एन पेंटिल, आइसोपेंटिल, द्वितीयक पेंटिल, तृतीयक पेंटिल, और पेंटिल में 5 कार्बन होते हैं, तो वहाँ नियो भी बनता है, तो नियो पेंटिल। तो इस प्रकार से जब हम बार बार ये इन यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे तो ये शब्द अपने आएंगे कि मेथेन शब्द बोलेंगे या मेथिल बोले, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एथिल क्या होता है? और विशेषकर इन शब्दों को वो नहीं पकड़ पाते हैं कि कहाँ पर द्वितीयक ब्यूटिल शब्द बोलना है, कहाँ पर आइसो, कहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल। अरे इसी का मैं एक पेंटिल बना दूँ, सॉरी पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में नियो पेंटिल बनता, समझना अंतर समझा रहा हूँ। CH3 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 CH2। अब दोनों में अंतर देखो गौर से। 5 कार्बन है, 5 कार्बन में एक हाइड्रोजन हटाया, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये आपका क्या बन गया? पेंटिल बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? पेंटिल बन गया। अब देखो नियो कैसे हुआ? देखो इस कार्बन से कितने जुड़े हुए? 4 जुड़े हुए, और आने वाला समूह जो इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? नियो पेंटिल। कहीं कन्फ्यूजन हो, पेंटिल में बनता, पेंटिल से पेंटिल बनता, वहाँ अलग अलग, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। नियो पेंटिल भी याद कर लेना, क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया है, केवल हमने इतना सा स्टार्ट किया था कि रूट पद्धति, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले हमने क्या किया था कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को स्टार्ट किया था, उसमें रूट और IUPAC पद्धति के बारे में बात करें, जिसमें रूट पद्धति किस प्रकार से होती है। उसके बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु
एल्केन से एल्किल कैसे बनता है, मेथेन से मेथिल कैसे बनता है, उसके बारे में मैंने बात की है, क्योंकि ये टर्म्स अपने को आनी चाहिए। आगे वाली क्लास में हम साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।